नमस्कार। वेदांगा सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएसआईआर का एग्जामिनेशन फरवरी माह में होने वाला है। मेरे ख्याल से 20 फरवरी के बाद ही 60 दिनों का हम लोगों का कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है, एक बैच, और इसी संदर्भ में यह एक प्रकार का डेमो क्लास 20 तारीख से इसी माह में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पहली क्लास 20 दिसंबर से शुरू होगी और आपके एग्जामिनेशन से पहले सारे क्लास को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि इससे संबंधित और भी कुछ बातें आप जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। एक प्रकार से यह आप लोग हमारा और आपके बीच एक परिचय का शेड्यूल के रूप में आया है और परिचय क्लास यानी यदि मैं कहूँ वर्कशॉप या डेमो क्लास के रूप में है। इसमें पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। आप देखे हैं फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, जैसा मैंने कहा भी है। सेकंड सिटिंग का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो सेकंड पेपर होगा उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वह है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। इसे इंग्लिश में कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसे टॉपिक जो है यूपीएससी के मेंस में फोर्थ पेपर, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत सरल है और बहुत आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। वैसे भी यह पेपर जो है ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू के रूप में आएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति के बारे में। और शुरुआत हम लोग करेंगे एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा एथिक्स। हम लोग शुरू करते हैं आखिर क्या है। यदि मैं कहूं कि एथिक्स, यदि एक तरह से कहा जाए, शिक्षा की भाषा में कहा जाए, तो एथिक्स इज ए मेन ब्रांच ऑफ फिलोसफी। मतलब मेन ब्रांच कहूं या मैं कहूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है एथिक्स। किसका? फिलोसफी का। नीति शास्त्र या नैतिकता भी कह सकते हैं, वैसे नीति शास्त्र सही शब्द है। यह क्या है? दर्शन शास्त्र की एक मुख्य शाखा है। तो यहां से प्रश्न इतने छोटे लेवल का तो नहीं आएगा कि इसको किसमें रखा जाए, लेकिन ठीक है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत में ये आता है। यहां पर ध्यान रखेंगे वो यह है कि द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, व्हिच मींस कैरेक्टर एंड कंडक्ट। एथिक्स शब्द जो है वो ग्रीक शब्द एथोस से लिया गया है, बना है, जिसका अर्थ है चरित्र एवं आचरण, कैरेक्टर और कंडक्ट। आते हैं पहले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी चरित्र के बारे में। क्या चरित्र है? क्या क्या होता है चरित्र? बोलचाल की भाषा में न जाने हम किसी को चरित्रवान, किसी को चरित्रहीन कह देते हैं। लेकिन यदि फिलोसफिकल वे में कहा जाए, पढ़े लिखों की भाषा में कहा जाए कि आखिर चरित्र होता क्या, तो चरित्र चरित्र यानी कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अ सेट ऑफ क्वालिटीज। पहला है क्वालिटी, वैल्यूज एंड ट्रेड्स दैट मेक अप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड डिफाइन देयर मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ये एक गुच्छा है, एक सेट है। किसका? क्वालिटी, वैल्यू एंड ट्रेड्स का। ट्रेड्स मतलब आचरण, वैल्यू मतलब मूल्य, और क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, जैसा नीचे लिखा हुआ है। इसका एक समूह है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण करता है ना। कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, चोर होगा, क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। यानी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता, निर्धारण नहीं करता, निर्माण करता है। और उसके नैतिक मानकों को परिभाषित करता है, उसके जो मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स है उसको डिफाइन करता है चरित्र। यदि मैं बुरा हूं, यदि मेरा व्यभिचारी नेचर है, मैं कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता हूं, तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ऐसा मेरा चरित्र है। जो भी चीजें आपस में दिखती है आपको, जैसे मैंने कहा कि उसके नैतिक मापदंड, मानकों को भी परिभाषित करता है चरित्र। जैसा चरित्र रहेगा उसके मानक भी वैसे ही होंगे, उसके कंडक्ट, जो भी चीज वो करेगा उसमें वो परिलक्षित भी होगा। लेकिन इसको समझेंगे, आगे देखिए। स्पष्ट है
कि चरित्र किसी के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसा मेरा चरित्र वैसा मेरा व्यवहार। जैसा मैंने आपसे कहा अभी थोड़ा देर पहले, व्यभिचारी यदि चरित्र होगा तो मैं नशीला पदार्थ का सेवन करूंगा, किसी स्त्री को गलत तरीके से देखूंगा। ये चरित्र आपके क्या करता है, बिहेवियर को प्रभावित करता है। और ये चरित्र का निर्माण कैसे होता है यदि कहा जाए, यह एक्सपीरियंस, एडुकेशन और अपब्रिंगिंग से होता है। यानी किसी की अनुभव, उसकी शिक्षा, उसका पालन पोषण कहाँ हुआ। तो आपने अभी तक क्या देखा, यहाँ पर यह देखा कि एथिक्स जो है ग्रीक शब्द है जो बना हुआ है चरित्र और आचरण से। और अभी तक हम लोग चरित्र के बारे में पढ़ रहे थे जो एथिक्स का मेन पार्ट है। आगे चलिए, अगला आप देख सकते हैं इसमें वो यह है। अब आइए कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। वाजिब है, जैसा चरित्र होगा वैसा आपका आचरण होगा। कंडक्ट क्या है? कंडक्ट रेफर्स टू द वे इन विच एन इंडिविजुअल बिहेव्स और एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। और ये किसको प्रभावित करता है? आपके एक्शन को, डिसीजंस को और चॉइसेस को। और कभी कभी, कई बार ये इंडिकेटर होता है आपके कैरेक्टर का भी। क्या है? एंड ऑफन सीन एज अ इंडिकेटर ऑफ देयर कैरेक्टर। यानी आचरण का तात्पर्य क्या है? उस तरीके से है जिससे कोई व्यक्ति किसी स्थिति में व्यवहार या कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, कैसा उसका व्यवहार होता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें उसका व्यवहार कैसा है, कैसे वो कार्य कर रहा है। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों, निर्णयों और विकल्पों को शामिल किया जाता है और इसे अक्सर उसके चरित्र के संकेत के रूप में देखा जाता है। जैसा उसका कंडक्ट होगा, आचरण होगा, तो वाजिब है उसका चरित्र उसी के रूप में परिलक्षित होगा। आगे देखिए, यहां पर कहा गया है कि यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर कंडक्ट किस किस चीज से प्रभावित हो सकता है, यानी कि आचरण, तो कई वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग पर्सनल बिलीफ्स, आपका व्यक्तिगत विश्वास क्या है, कल्चरल नॉर्म्स, क्या सामाजिक प्रथाएं हैं वह, और सोशल प्रेशर यानी सामाजिक दबाव। यानी इससे प्रभावित होता है व्यक्तिगत विश्वास, सांस्कृतिक मापदंड और सामाजिक दबाव। तब आपने यहां पर देखा क्या है? चरित्र आपका व्यक्तिगत होता है और आचरण होता है जो आपको समाज में दिखता है, ठीक है, जो आप करते हैं। आगे चलिए, आगे देखेंगे हम एक और बात। यहां तक तो आप देख लिए कि एथिक्स में ये दो चीजें हैं। बेसिकली इथोस का मतलब यह होता है ऐसे। आगे देखिए, आगे है कि एथिक्स इज अ काइंड ऑफ यार्ड स्टिक विच डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो कुल मिलाकर के जो आपने देखा कि नीति शास्त्र कुछ और नहीं है, कैरेक्टर एंड कंडक्ट का मिला जुला रूप है, दोनों का समेकन है, समूहन है। तो आखिर इससे क्या निकलता है? आखिर है क्या नीति शास्त्र? सच्चाई यह है कि नीति शास्त्र मतलब एथिक्स इज अ काइंड ऑफ यार्ड स्टिक। यह एक पैमाना, ठीक है, जो इस बात को डिसाइड करता है कि क्या हमारे लिए रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या गलत है, क्या सही है ना। यह आपका एक प्रकार का पैमाना है जो यह निर्धारित करता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारा चरित्र अच्छा होगा तो हम उस हिसाब से ये कोशिश करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे आचरण सही होंगे तो इससे डिटरमाइन होता है, हम जितने विकल्प दिए हुए हैं उसमें से हम ये चूज कर सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अन्य शब्दों में कहा जाए, कुछ और बातें यदि कही जाए, जैसे कि आपने देखा कि एथिक्स क्या है? यह है कि यह बताता है, यह निर्धारित करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये समझ विकसित करता है। सच्चाई यह भी है कि यदि दूसरे अर्थों में कहा जाए तो यह मार्गदर्शन का काम करता है। कैसा मार्गदर्शन? जो समाज के सदस्य के लिए न्याय की भावना को जागृत करता है। यह लोगों के व्यवहार का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर वही बातें हैं। इट इज अ सेट ऑफ गाइडेंस which provoke a sense of justice for the member of society. It help in guiding behavior of the people, है ना। तो मार्गदर्शक समूह है एक प्रकार से एथिक्स, जो समाज के सदस्य के लिए न्याय की भावना, सेंस ऑफ जस्टिस को क्या करता है?
प्रोवोक करता है। दूसरे कुछ बातों को यदि और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, अभी तक हम लोग कंडक्ट और करेक्टर तक ही जुड़े हुए थे। कुछ और बातों को यदि कहा जाए तो यहाँ पर एक बात और भी है कि एथिक्स इज नथिंग बट इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज। नैतिकता कुछ और नहीं बल्कि मूल्यों का मूल्यांकन। मूल्य मतलब, वैल्यूज का मतलब बड़ों को सम्मान करना। हर ऐसा नहीं है कि वैल्यू केवल एक ही प्रकार का होता है। वैल्यू रिलेटिव भी होता है और एब्सोल्यूट भी होता है, संदर्भीय भी होता है और निरपेक्ष भी होता है। संदर्भीय का मतलब हमारे देश में अलग वैल्यूज है, बड़ों का हम सम्मान करते हैं। पिता ने अपने पुत्र को एक थप्पड़ मार दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि पुत्र चल जाएगा कोर्ट में केस करेगा। अमेरिका में हो सकता हो। ये हमारे यहाँ के मूल्य हैं, इसी को वैल्यूज कहा जाता है। शिक्षक का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, ये सब क्या है? वैल्यूज है। तो यहाँ पर उसी को मूल्य कहा गया। तो एक प्रकार से दूसरे अर्थ में यदि मैं आपसे कहूं कि एथिक्स क्या है, तो एथिक्स बेसिकली कुछ और नहीं है, नैतिकता कुछ और नहीं बल्कि मूल्यों का मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूज। और वैल्यू क्या है? वैल्यू मानव आचरण के मानक। वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये हमारे, हम जो हमारा आचरण होता है वो किस आधार पर निर्धारित होगा? वैल्यूज के आधार पर। वैल्यूज के आधार पर ही, वैल्यूज जैसे मान लेते हैं ये वैल्यू है, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का आदर, ये वैल्यू है, एक आइडल वैल्यू। अब आपका आचरण क्या है? आप क्या बड़ों का सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो आपके आचरण के ये मानक है। इससे ऊपर नीचे यदि आप फ्लक्चुएट होंगे तो ये डिसाइड कर देगा तुरंत। तो वैल्यूज कुछ और नहीं है, वो क्या है? ह्यूमन नेचर के मानक है जिसको आपको पूरा करना चाहिए, रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, वैल्यू सापेक्ष भी हो सकता है और निरपेक्ष भी हो सकता है, यानी वैल्यू रिलेटिव भी हो सकता है और वैल्यू ऑब्सोल्यूट होता है, ऑब्सोल्यूट भी हो सकता है। ऑब्सोल्यूट का मतलब एक ऐसा वैल्यू जो सब जगह हो, पाकिस्तान में भी हो, भारत में भी हो, आदिवासी समाज में भी हो, मुस्लिम समाज में भी हो, हिंदू समाज में भी हो, क्रिश्चियनिटी में भी हो। समझ रहे बात को? ये हुआ ऑब्सोल्यूट जो सब जगह हो। सापेक्ष का मतलब होता है कि इंडिया का वैल्यू अलग हो सकता है, इंडियन लोगों का वैल्यू अलग हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज का वैल्यू अलग हो सकता है। तो आप समझ रहे, यहां पर आपने क्या देखा? एक बात और कि आखिर अभी तक हम जो बोल रहे थे चरित्र और आचरण के बारे में बात, यानी कि कंडक्ट एंड कैरेक्टर के बारे में, उससे अलग हट करके हम लोगों ने यहां पर बात यह की कि नैतिकता वैल्यू का ही मूल्यांकन है। वैल्यू क्या है वो हम लोगों ने देखा, और यह निरपेक्ष भी हो सकता है और सापेक्ष भी। जैसे मान लेते इंडियन वैल्यूज, सापेक्ष में आएगा, रिलेटिव में आएगा, क्या क्या इसमें देखिए मेन मेन चीजें आपको दिख रही है। एक तो है मेहमान नवाजी, आदर सत्कार, हॉस्पिटलिटी। अतिथि देवो भव, यह भी है। वसुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस लविंग, टॉलरेंस, कलेक्टिवनेस, सैक्रिफाइस, ये सभी क्या है? ये भारतीय वैल्यू है। मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। आप जानते हैं G20 में यह टैगलाइन था। सार्वभौमिक भाईचारा, शांति प्रियता की नीति हमारी शांति प्रिय है। सहिष्णु का मतलब धार्मिक सहिष्णु भी बोल सकते हैं, जहां पर एक साथ सभी कोई रह सके। सामूहिकता, सब मिलकर कार्य करते हैं। त्याग करना है ना, कहा जाता है कि मनुष्य, भारतीय मनुष्य जो होते हैं प्रकृति में बड़ा त्यागी होते हैं, हर प्रकार का त्याग करने के लिए उतारू हो। ये सिखाया भी गया है इंडियन फिलोसफी। आगे थे, ये तो भारतीय हुआ, क्या विदेशी फिलोसफी, विदेशी। अब यदि इसी रिस्पेक्ट में कहा जाए तो क्या वेस्टर्न वैल्यूज भी वही है क्या? तो वेस्टर्न वैल्यूज में आपको उदारवादी नजर आएगा, व्यक्तिवाद नजर आएगा, सर्वातिवादी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें और भी चीज हो सकता है, मेटेरियलिज्म, भौतिकतावादी भी आ सकता है।
भौतिकतावाद भी आ सकता है, उपयोगितावाद भी आ सकता है, जिसमें बोला गया था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जो जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया था। मतलब वैल्यू कोई मैटर नहीं करता है इनके लिए, उपयोगितावादियों के लिए। वो लोग कहते हैं भाई ऐसा काम करो इसमें खाली खुशी मिले। उपभोक्तावाद, भौतिकतावाद का मतलब मेटेरियलिज्म, सामानों की ओर ज्यादा, वैभवता की ओर ज्यादा, लग्जरियस लाइफ की ओर ज्यादा, उन चीजों पर ज्यादा खर्च करना जो आपके लिए कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, तो उसको भौतिकवादी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज में ऐसा नहीं। लेकिन कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज भी होते हैं, और ये यूनिवर्सल वैल्यू एक प्रकार से निरपेक्ष, यानी ऑब्सोल्यूट है। ये ऑब्सोल्यूट होते हैं, सभी समाज में पाए जाएंगे। जैसे मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, मानव होने के नाते, रिस्पेक्ट एंड प्लीज, कृपा करना, अहिंसा, नॉन टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंपैथी, फेयरनेस, जस्टिस, एटीट्यूड, ऑनेस्टी, ये ऐसी चीजें हैं जो सब समाज में मिलता है, यूनिवर्सल वैल्यू। मानवीय गरिमा, सम्मान, कृपा, अहिंसा, सहनशीलता, सहानुभूति, निष्पक्षता, न्याय, रवैया और ईमानदारी। तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा कि जैसे ये है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो यूनिवर्सल भी है और भारत में भी है, कौन सा ऐसा है जो वैल्यूज है जो केवल पश्चिमी है, इसमें भारत में नहीं है। तो इस ढंग से यदि मैं इसको थोड़ा और ग्रैपअप करूं, थोड़ा और खोलूं, जरा देखिए वैल्यूज की जब बारे में बात आता है, मूल्य के बारे में, तो सबसे बड़ा होता है व्यक्तिगत मूल्य, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा होता है इंडिविजुअल मूल्य, इंडिविजुअल वैल्यू सबसे बड़ा। और उससे कम होता है सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। और सबसे कम होता है यूनिवर्सल वैल्यू। मतलब इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर में ही सोशल वैल्यूज भी होते हैं और यूनिवर्सल वैल्यूज भी। बात आप समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सभी इंडिविजुअल वैल्यूज में, सॉरी, सभी इंडिविजुअल वैल्यू में यूनिवर्सल वैल्यू भी होगा और सोशल वैल्यू भी। लेकिन सभी सोशल वैल्यू में क्या इंडिविजुअल वैल्यू है? रीजनिंग का सवाल है, नहीं। ये गोला अलग है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसी ढंग से सभी यूनिवर्सल वैल्यू में इंडिविजुअल वैल्यू है, लेकिन क्या सभी इंडिविजुअल वैल्यू में यूनिवर्सल वैल्यू है? नहीं है, कम है। आपको समझ में आ रहा होगा इस पूरा पिक्चर को देख करके कि क्या है क्या नहीं है। यानी यूनिवर्सल वैल्यू सबसे कम, उसके बाद सोशल वैल्यू और उसके बाद इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू में ही ये दोनों वैल्यू आते हैं और इन दोनों में भी ये आता है। इस ढंग से आप इसको नोटिफाई कर सकते हैं, आप फिगर से समझ सकते हैं रीडिंग लगा कर। फिर आता है कि आखिर नैतिकता का क्या क्या सोर्स हो सकता है, क्या क्या है वह सोर्स नैतिकता का, जरा देखा जाए। यानी कि स्रोत क्या क्या है। स्रोत, नीति शास्त्र के स्रोत क्या क्या है, नैतिकता मैं नहीं कहूंगा, नीति शास्त्र के क्या क्या स्रोत है। एक तो इतिहास है, हिस्ट्री। किसी देश, आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसका एक इतिहास, उसका प्रभाव हमारे देश में हर व्यक्ति पर पड़ा। गांधी जी की सत्य और अहिंसा की आदर्शवादी नीतियां। तो वाजिब है कि हिस्ट्री किसी के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किसी देश या कहीं का भी नीति शास्त्र को डेवलप करने में। दूसरा वहां का समाज, सोसाइटी। तीसरा फैमिली, परिवार भी डिसाइड करता है कि कैसा उसका एथिक्स होगा। चौथा यही कहा जाए रिलीजन एंड ट्रेडिशन, क्या धर्म और परंपराएं जो पुराने जमाने से चलती हुई आ रही है, क्या डिसाइड नहीं करती हैं आपकी एथिक्स को? क्या वो मेजर सोर्स नहीं है? क्या वो मुख्य स्रोत नहीं है? धर्म और परंपराएं बिल्कुल है। आगे देखिए, भारतीय धर्म से ही तो निकला हुआ है। यदि कहा जाए वसुदेव कुटुंबकम, ये उपनिषद का दिया हुआ है।
और वो हमारे मूल्य को बनाया। उसी ढंग से लीगल एंड जुडिशरी भी आता है, कानून और न्यायपालिका, ये भी हमारे मूल्यों को, एथिक्स को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बहुत सा, जैसे कि हम लोगों ने सती प्रथा का अंत कर दिया। पहले सती प्रथा सही था, लेकिन जब सती गैर कानूनी हो गया तो इसने भी क्या किया, अदा किया। आगे देखिए, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस सबसे बड़ा बात है जिसको मैं सब, अंतरात्मा की आपकी आवाज, एक व्यक्तिगत व्यक्ति की अंतरात्मा की क्या आवाज है, वाजिब है यह भी डिसाइड करता है कि सोर्स ऑफ एथिक्स में, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कि एथिक्स का रोल क्या है मानव जीवन में। यदि कहा, ठीक है, नीति शास्त्र आपने पढ़ लिया, क्या सब कुछ जरूरी भी है? अरे भाई, CSIR में जो ये दिया है सिलेबस में, तो जरूरी ही हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए भी जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा है रोल कि यह एक गाइड प्रोवाइड करता है, हाउ टू लीव, मतलब एक मार्गदर्शन करता है हम कैसे जिए, अच्छे तरीके से जिए, बुरे तरीके से जिए, क्या गलत है क्या सही है। तो एक व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन करता है कैसे हम जिए। दूसरा, वह इवेल्युएट कर सकता है सिचुएशन, स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है, ये कार्य उसको अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कार्य जो किया जा रहा है क्या वो नैतिक रूप से सही है या नहीं है, किस स्थिति में क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कि एक प्रोफेशनल एथिक्स है, एक व्यक्ति जिसे मान लेते हैं IPS है और उसका एक भाई चोर है, तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहता है? प्रोफेशनल एथिक्स ये कहता है कि वो IPS हो चाहे वो दरोगा हो, अपने भाई को गिरफ्तार करे। लेकिन क्या एक इंडिविजुअल एथिक्स ये कहता है कि मैं अपने भाई को गिरफ्तार करूं? नहीं कहता। लेकिन चूंकि आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपना प्रोफेशनल एथिक्स दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, स्थिति का मूल्यांकन करके आपके व्यवहार को बनाता है, ठीक है। तो इसका मूल्यांकन ये, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट, हेल्पफुल टू इलिमिनेट सोशल इविल्स, समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं उसको दूर करने में सहायता प्रदान करता है। एथिक्स हमें यह बताता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अपने लाइफ से। आगे, ये जागरूकता पैदा करता है, किसके लिए जागरूकता? अपने राइट्स, हमारे क्या अधिकार है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे क्या उत्तरदायित्व है, दोनों हमारे कर्तव्य, हमारे ड्यूटीज, इन सब को भी अवेयर करता है, व्यक्तियों को अवेयर कराता है उसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज के बारे में। यह एक बैलेंस भी क्रिएट करता है व्यक्ति के जीवन में। क्या बैलेंस करता है? आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन का काम करता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप पर्सनल लाइफ आपका कुछ भी हो और आपका प्रोफेशनल लाइफ क्या है, दोनों के बीच संतुलन एथिक्स करता है, नीति शास्त्र करता है। हो सकता है आप पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन आपको इलाज करने के लिए कोई पुत्र आया हो, आप ही का पुत्र आया हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे? जहां पर यह बोल दिया जाए कि उसके बचने की संभावना कम। डॉक्टर का फर्ज है अपने बेटे की जान को रक्षा, किसी की भी जान की रक्षा करना, लेकिन बाप का एथिक्स ये बोलता है कि मैं इससे सुपीरियर जगह जाऊं जहां पर उसका इलाज प्रॉपर हो सकता है मुझसे कैजुअलिटी हो जाए। तो ये एक संतुलन कायम करता है डिसीजन मेकिंग में। ये प्रमोट करता है सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देता है, सोशल ट्रस्ट को, सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देने में भी यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव के लिए, मानव जीवन में इसकी क्या भूमिका है। तो एक मार्गदर्शक के रूप में है, स्थिति का मूल्यांकन करने के रूप में इसकी भूमिका हो सकती है, सामाजिक कुरीतियों को कैसे हम देखें, हटाएं, उसके रूप में हमारे जीवन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जागरूकता पैदा करता है, ये बताता है हमारे संतुलन कायम करता है प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ में, और सामाजिक विश्वास को बढ़ाता है। तो ये आपने देखा, ये आज हम लोग की पहली डेमो क्लास थी और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। याद रखें, आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हु बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, एक साधारण प्रश्न है।
शायद ऐसे प्रश्न ना आए, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। इसका उत्तर स्वामी विवेकानंद है, वह व्यक्ति जिसने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच में एक पुल के रूप में कार्य किया, स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तभी आप इन सबको करने की काबिलियत में आएंगे, क्योंकि अभी इतने शुरुआती समय में आपको बताना सही नहीं होगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। एथिक्स भी कई प्रकार के होते हैं, नीति शास्त्र भी कई प्रकार का होता है। नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, माइक्रो एथिक्स, बेटा एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, ये सभी हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, एथिक्स के प्रकार क्या है और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, ये होता है मेटा एथिक्स। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग 20 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जितनी जल्दी कराएंगे उतना अच्छा होगा, और 20 से क्लास शेड्यूल के हिसाब से चालू हो जाएगा। 60 दिनों का समय है, जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कराएं। नमस्कार।